गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग का एसएससी जेई का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन व्हेन यूज्ड फॉर कूलिंग इन अ लार्ज अल्टरनेटर इट। पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीज द लाइफ ऑफ इंसुलेशन, सेकेंड डिक्रीज द लाइफ ऑफ इंसुलेशन, थर्ड इट डज नॉट अफेक्ट इंसुलेशन आइदर वे, और डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस हम लोग यूज़ करते हैं कूलिंग पर्पस के लिए, किसमें, लार्ज साइज के अल्टरनेटर में, ठीक है, वो किस लिए डाली जाती है, उससे इंसुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जो बड़े बड़े अल्टरनेटर्स होते हैं उसमें जो हम लोग आर्मेचर में बाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान हमेशा रखिएगा कि जो फील्ड बाइंडिंग होती है अल्टरनेटर की, जो फील्ड बाइंडिंग होती है ये कहाँ पर प्लेस्ड होती है, रोटर पर प्लेस्ड होती है। जबकि अगर हम बात करें इसके आर्मेचर बाइंडिंग की, तो आर्मेचर बाइंडिंग प्लेस्ड की जाती कहाँ पर, स्टेटर पर, ठीक है। तो आर्मेचर बाइंडिंग जो है स्टेटर पर की गई वो हॉलो कंडक्टर की बनाई जाती है इन अ लार्ज साइज ऑफ अल्टरनेटर, ठीक, 500 MVA 250 MVA इन सब के लिए। क्योंकि होता क्या है कि इस हॉलो वाले एरिया से हम लोग हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, SF6 गैस, ये सब कूलिंग गैसेस होती हैं, इसको यहाँ से प्रवाहित करते हैं। तो जो भी कॉपर लॉस, दैट्स मीन I2R लॉसेज हो रही हैं, जो हीट के फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हैं, वो क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। इसकी वजह से जो इंसुलेशन की लाइफ है, जो इंसुलेशन की लाइफ है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। इंसुलेशन उसका क्या होगा, खराब नहीं होगा। मतलब पहला वाला ऑप्शन हम लोग का राइट वन है, ठीक। नेक्स्ट सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड इज नोन एज। यानी एक हम लोग के पास सिंक्रोनस मोटर है, तो इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमको ये याद रखना है कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मशीन। यानी ये आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, 0 होता है, ठीक। यानी स्टार्टिंग टार्क अगर पूछें तो वो क्या होता है, 0 होता है। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसमें एक्साइटेशन को चेंज करेंगे, ठीक है। बाहर से जो हम फील्ड वाइंडिंग को वोल्टेज दे रहे हैं डीसी सप्लाई वाला, उस वोल्टेज को चेंज करने का मतलब है एक्साइटेशन को चेंज करेंगे। तो एक्साइटेशन के 3 मोड आते हैं। एक आता हम लोग का ओवर एक्साइटेशन, फिर आता है अंडर एक्साइटेशन, और थर्ड आता है नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक। तो नॉर्मल मतलब जितने के लिए है 100%, अंडर के मतलब क्या, 100% से बिलो, ओवर का मतलब क्या, 100% से अबव, ठीक। तो ये जो एक्साइटेशन का मोड है, अगर आप ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में एक सिंक्रोनस मोटर को, वो भी कंडीशन कब, नो लोड पर चला रहे होगे। नो लोड पर मतलब बिना किसी लोड कर चलाया जाएगा। तो बिना लोड पे ये एक सिंक्रोनस कंडेंसर, यानी आप कह सकते हो एक कैपेसिटर की तरह व्यवहार करेगी और पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का कार्य भी करेगी, ठीक है। दैट्स मीन एन ओवर एक्साइटेड नो लोड सिंक्रोनस मोटर इज वर्क एज सिंक्रोनस कंडेंसर। दैट्स मीन हम इसका यूज कर सकते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, KVAR इज इक्वल टू KVAR, ठीक। ये कौन सी पावर है, तो ये हम लोग की रिएक्टिव पावर है, ये हम लोग की रिएक्टिव पावर है, ठीक। रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होता है, VI sin phi, VI sin phi, यूनिट क्या हो गई, KVAR, इसकी यूनिट ही है। अब जो VI sin phi है इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए KW tan phi, KW sin phi, KVA cos phi, ठीक। तो इसमें चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है या फिर नन ऑफ द अबव है। तो V इंटू आई, ये तो इतनी हम लोग की KVA हो जाएगी। दैट्स मीन ये हम लोग की इतनी क्या है, अपरेंट पावर है, वहां तक क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, साइन फाई,
ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए था, साइन फाई। तो क्या कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, केवीए वाला एक ऑप्शन है, उसके साथ में क्या लिखा हुआ है, कॉस फाई लिखा हुआ है, दैट्स मीन ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम लोग का 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दी अबव। मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग KVAR के इक्वल उसमें कोई चीज नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग डिफ्लेक्टिंग टार्क इज यूज्ड इन। ठीक, यानी जो आपका स्थिर विद्युतकी वाला गुण है जिसकी वजह से आप डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस करते हो, वो किस इंस्ट्रूमेंट में करते हो या क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर, केवल वोल्ट मीटर में ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक, इसके अलावा आप करंट की बात कर लो, ठीक है, या फिर इंडक्शन इफेक्ट की बात कर लो, उन सभी का यूज आप अमीटर और वोल्टमीटर दोनों बनाने में करोगे। लेकिन अगर केवल बात की जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट की, तो वो केवल यूज होगा आपका वोल्टमीटर बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है स्पीड ऑफ द मेगर इज केप्ट एट। ठीक, मेगर की बात की जा रही है, तो देख लेते हैं। मेगर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है ट्रांजिस्टराइज मेगर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और सेकंड होता है हम लोग का हैंड ऑपरेटेड। ठीक, जो हैंड ऑपरेटेड है इसको हाथ से ऑपरेट किया जाएगा। मेगर बेसिकली यूज किया जाता है हाई रेजिस्टेंस का मापन करने के लिए, हाई रेजिस्टेंस का मापन करने के लिए। अब ये हाई रेजिस्टेंस की रेंज क्या होगी, 10 की पावर 5 ओम। 10 की पावर 5 ओम से ऊपर के जो भी प्रतिरोध होते हैं वो सभी किस में आते हैं, हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो जो हैंड ऑपरेटेड मेगर है उसको हम लोग 160 आरपीएम की स्पीड से जब घुमाते हैं तब वो जाकर हमको रीडिंग देता है। ठीक, रीडिंग क्या देगा, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बता रहा है, मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। फिर वन थिंग जो इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्केल होता है वो इनफाइनाइट से 0 की ओर होता है। बेसिकली सबका 0 से इनफाइनाइट होता है, बट ओम मीटर या मेगर की बात की जाएगी तो इसमें स्केल क्या होगी, इनफाइनाइट से 0 की ओर हो जाएगी। ठीक, चलिए तो हम लोग का कितना है आंसर, 160 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर, सीमेन इज द यूनिट फॉर मेजरिंग। तो सीमेन, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, महो, इसी बोल सकते हैं महो। ये किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की। ये किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की ये यूनिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए 4-pole lap wound armature has 480 conductors and a flux per pole of 25 milliweber. The EMF generated when running at 600 RPM will be। ठीक, तो डीसी मशीन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, ईएमएफ ई बराबर हम लोगों ने पढ़ा है ZP5, ठीक, अपॉन 60 इंटू ए, और ऊपर क्या आ जाएगा, एन। ठीक, ZP5N अपॉन 60 इंटू ए। ठीक है, ए पैरेलल पाथ, 5 पर पोल फ्लक्स, एन स्पीड, पी नंबर ऑफ पोल, जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो जो डेटा दिया गया है वो रख लेते हैं। ठीक है, फिर एक चीज़ हमको मालूम होना चाहिए कि बाइंडिंग कौन सी है। तो यहाँ बोल रखा है कौन सी बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग है। ये जानना क्यों आवश्यक है हम लोग के लिए, क्योंकि बाइंडिंग अगर लैप बाइंडिंग होगी और वेव बाइंडिंग होगी तो दोनों के लिए जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी, लैप बाइंडिंग, स्पेलिंग में दिख रहा है, क्या स्पेलिंग लिखी है, LAP, तो ए और पी छिपा हुआ है। तो लैप बाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और नंबर ऑफ पोल्स दोनों बराबर होते हैं। मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स उतने होंगे जितना उस मशीन में नंबर ऑफ पोल्स होंगे। ठीक,
तो A बराबर P, क्योंकि लैप बाइंडिंग ही बोला गया है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो EMF लैप बाइंडिंग का हो जाएगा, Z की वैल्यू दी गई है 480 इंटू P कैंसिल हो गया, 5 पर पोल फ्लक्स दिया गया है 25 मिली, दैट्स मीन 10⁻³ इंटू, ठीक है, स्पीड कितनी दी गई है 600 RPM, डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, इसी को सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, ये 0 से 0 या फिर काट देते हैं, कितना हो जाएगा 10, ये 2 0 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा माइनस में 1। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 25 अट्ठे 200, ठीक, 2 25 चौका 100, 120। ठीक, एक 0 पहले से था। ठीक है, एक इंटू क्या बचा है 10⁻⁻1, तो कितना आ जाएगा 120 वोल्ट। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी, 7वें का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन, ठीक, किस इफेक्ट पर वो काम करेगा, सीबैक इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, जूल्स इफेक्ट या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो याद रखिएगा थर्मोकपल ऐसी युक्तियां होती हैं, ठीक, जहां पर आप जब दो पदार्थ को जोड़ेंगे तो उनके जंक्शन पर, जहां पर जोड़ा जाएगा उनके जंक्शन पर टेम्परेचर वेरिएशन के कारण से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, वो कहलाता है हम लोग का थर्मोकपल। तो जो थर्मोकपल्स है वो आपका काम करेगा ऑप्शन नंबर ए, सीबैक इफेक्ट पर, सीबैक प्रभाव पर थर्मोकपल कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नियरली 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, यानी ऐसा पदार्थ कौन सा है जिसमें आरटीसी यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कितना है, नियरली 0। तो याद रखिएगा मैग्नीन, ठीक, मैग्नीन या फिर यूरेका, मैग्नीन या फिर यूरेका जो हैं ये एलिमेंट ऐसे हैं, ये पदार्थ ऐसे हैं जिनमें आरटीसी यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट लगभग नगण्य मतलब 0 माना जाता है। ठीक, इसका ये मतलब हुआ कि जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर के चेंज होने से इसके ताप रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना था उतना ही रहेगा। ठीक, ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10, द इंसुलेशन ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड, यानी इंसुलेशन जो कंडक्टर पे हम लोग चढ़ाते हैं वो किस लिए चढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है टू प्रिवेंट द लीकेज करंट, ठीक, सेकंड दिया गया है टू प्रिवेंट द शॉक, तो ये भी सही है। डी दिया गया है बोथ ऑफ द अबव फैक्टर। ठीक, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। कैसे, चलिए देख लें। केबल के इंसुलेशन के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू 2.303 रो अपॉन 2 पाई L log बेस 10 D2 बाई D1 या R2 बाई R1। ये इंसुलेशन के रेजिस्टेंस का फार्मूला, केबल के कोर का फार्मूला ये नहीं है। ठीक, तो यहाँ से एक रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप केबल की लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो रेजिस्टेंस निकालते ही हैं ये लीकेज करंट का ही अपोजिशन करता है। ठीक, मतलब पहला ऑप्शन सही है। फिर सेकंड थिंग क्या है कि जो हम लोग इंसुलेशन चढ़ाते हैं या इंसुलेशन का जो भी अमाउंट है ये सीधा सीधा डिपेंड करता है वोल्टेज के लेवल पर। ठीक, यानी इंसुलेशन का काम है वोल्टेज यानी शॉक से प्रिवेंट भी करना। वोल्टेज इंसुलेशन लगेगा तो हमको शॉक भी नहीं लगेगा, झटका भी नहीं लगेगा, और ये रेजिस्टेंस ही है दैट्स मीन लीकेज करंट का ये क्या करेगा, अपोजिशन करेगा, उससे भी हमारी रक्षा करेगा। ठीक है, तो 10th का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर, फॉर व्हाट वोल्टेज इज द एच टाइप ऑफ पोल्स यूज, यानी एच टाइप के जो पोल हैं। ठीक, अब देखिए याद रखिएगा, पूछ लेता है एच टाइप पोल कहाँ यूज होता है, तो एच टाइप पोल का यूज ट्रांसफार्मर रखने के लिए किया जाता है।
ठीक, ट्रांसफार्मर रखने के लिए एच टाइप पोल का यूज करते हैं और इसका प्रयोग 132 केवी तक की लाइन में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वही 130 केवी, 132 केवी तक करते हैं, यहाँ पे 130 केवी दिया गया है तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इन ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कंट्रोल्स द, यानी जो कैपेसिटर हम लगाते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो कैपेसिटर लगाते हैं ये क्या कंट्रोल करता है। फर्स्ट है स्टार्टिंग टार्क, दूसरा है स्पीड ऑफ द मोटर, थर्ड दिया गया है इफिशियंसी और चौथा दिया गया है नन ऑफ दी अबव। तो हम लोग को मालूम है कि स्टार्टिंग टार्क का फार्मूला के I1 I2 साइन अल्फा, यही होता है के I1 I2 साइन अल्फा। अल्फा क्या है, दोनों धाराओं के बीच बनने वाला कोण। तो ये कोण किस प्रकार से चेंज होता है, ये इसी कैपेसिटर के द्वारा ही चेंज होता है। मतलब कैपेसिटर की वैल्यू अलग करेंगे तो स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू पर इफेक्ट आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। What would be observed when connecting a voltmeter into DC circuit? अब अगर DC सर्किट में आपने एक वोल्टमीटर को लगा दिया है तो वो क्या बताएगा। पहला ऑप्शन दिया गया RMS वैल्यू, फिर दिया गया है रेजिस्टेंस जो कि गलत है, सी दिया गया है पोलैरिटी और डी दिया गया है पावर फैक्टर। तो एक चीज तो क्लियर है कि ऑप्शन नंबर बी और डी तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। ठीक, अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए और सी पर। तो इसमें से जो राइट वन है वो कौन सा है, सी, पोलैरिटी। क्यों, क्योंकि जब आप देखे हो कभी उसमें लीड्स लगी होती हैं, अगर आपने इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव जोड़ा, ठीक, और सही है ये, तो पॉइंटर ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, मूव कर जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव कर दिया तो पॉइंटर क्या होगा, उल्टी दिशा में आ जाएगा। मतलब अगर पॉइंटर उल्टा मूव कर रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि पोलैरिटी क्या है, चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, तो आप डीसी सप्लाई अगर लगा रहे हो तो उससे आप लोग पोलैरिटी डिफाइंड कर सकते हो। आरएमएस वैल्यू किसकी है ये क्लियर नहीं है, इसीलिए वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, वो भाई मैक्सिमम भी पढ़ सकता है अगर पीएमसी टाइप का हो। ठीक है, और आपका आरएमएस पढ़ेगा या एवरेज पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ सकता है। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी, यानी पोलैरिटी के बारे में बताएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, two waves of same frequency has opposite phase when the phase angle between them is, यानी दो सिग्नल हैं, तरंगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर वो आउट ऑफ फेज पे हैं तो उनके बीच में कलांतर फेज एंगल कितने का होगा। देखिए ये एक सिग्नल है, अगर दोनों आउट ऑफ फेज मतलब विपरीत हैं, अगर एक सिग्नल इधर चल रहा है, कोई भी मान लेते हैं S1 सिग्नल, तो दूसरा वाला उसका क्या कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है S2। ठीक है, इसी बोलते हैं क्या, आउट ऑफ फेज। तो एंगल कितना है इनके बीच में, यहाँ देखिए 180 डिग्री का दिख रहा है। सेम ये चीज़ यहाँ भी बना देंगे, यानी ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और ये कैसे हैं, आउट ऑफ फेज हैं। एक सिग्नल जब इंक्रीज कर रहा है उसमें दो सिग्नल क्या है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसके अपोजिट जा रहा है। यानी आउट ऑफ फेज होने का मतलब है उनके बीच 180 डिग्री का कलांतर होगा। जबकि अगर सेम फेज की बात की जाए तो सेम फेज में कितना होता है, एंगल 0 डिग्री का होता है। सेम फेज के लिए एंगल 0 डिग्री का होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी 0, निम्नलिखित में से किस सर्किट का पावर फैक्टर 0 होगा। ठीक, रेजिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं। देखिए अगर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है तो उसका जो पावर फैक्टर है वो कितना होगा, यूनिटी, इकाई, अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव है। अगर सर्किट हम लोग की प्योर इंडक्टिव है यानी प्योर L लगा हुआ है, या फिर उसमें हम लोग का प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है, उस केस में पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0। पावर फैक्टर 0 होगा। जबकि अगर फेज एंगल फाई की बात की जाए तो फेज एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाता है। जबकि यूनिटी अगर है इस केस में फेज एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कभी फेज एंगल पूछता है, कभी पावर फैक्टर पूछता है। ठीक, अगर पूछा कि फेज एंगल किस सर्किट का 0 होगा तो वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगी।
ठीक। अगर पूछ रहा है कि पावर फैक्टर किसका जीरो है, तो पावर फैक्टर किसका जीरो है, प्योर इंडक्टिव या फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में प्योर मेंशन नहीं है, लेकिन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दिया है तो उसी का जीरो हो सकता है। यानी 15 का हम लोग ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका होता क्या है, ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं, ठीक, सॉरी ये साई है, इसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है क्या है, आई बाई एच। ठीक, आई बाई एच, ये आई क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए मैग्नेटाइजेशन। ठीक, दोनों एक ही बात है। तो ये किसका फार्मूला बन जाता है, ससेप्टिबिलिटी का, जिसको लिखा जाता है काई से, ग्रीक अक्षर है काई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल हैज पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब अगर मैग्नेटिक मटेरियल की बात की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, डायामैग्नेटिक, फिर आपके पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक, ये 3 भागों में बांटा गया है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो परमिबिलिटी की बात होती है, परमिबिलिटी इसकी होती है लेस देन 1, ठीक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात की जाए, इसकी होती है स्लाइटली मोर देन 1, यानी 1 से थोड़ा सा अधिक। ठीक, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर बात की जाए तो इसकी होती है मोर देन 100 या फिर 1000, जो भी ऑप्शन में आपको मिल जाए। ठीक, 1000 से या फिर 100 से क्या है, अधिक। ठीक, 100 से अधिक, 1000 से अधिक होती है। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की आपकी 1 से थोड़ी सी अधिक होती है। ठीक है, तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का स्लाइटली लेस देन यूनिटी, स्लाइटली मोर देन यूनिटी, यानी 17 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। पूछा गया है गिलबर्ट इज ए यूनिट ऑफ, यानी गिलबर्ट किसकी यूनिट है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, गिलबर्ट जो है वो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स यानी एमएमएफ का मात्रक होता है। एमएमएफ बराबर होता है N इंटू आई, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स और I मतलब धारा। तो इसका एक मात्रक निकल के आता है 80, मतलब एम्पियर टर्न। ठीक, तो एक तो मात्रक क्या हो गया गिलबर्ट, और दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर टर्न। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है एमएमएफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसके जैसे होता है। तो जैसे मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है ईएमएफ। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है ईएमएफ। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं, एनालॉगी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ फ्लक्स। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लक्स का मात्रक नहीं है, मैक्सवेल, फिर टेस्ला, फिर वेबर, फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो देखिए फ्लक्स को लिखा जाता है किससे, फाई से। इसका मात्रक होता है एक तो वेबर, तो ये तो ऑप्शन में है। ठीक, फिर एक वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल लाइंस होती हैं। 10 की घात 8, क्योंकि परिभाषा क्या बोलती है, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। तो एक वेबर फ्लक्स में 10 की घात 8 मैक्सवेल लाइंस होती हैं। तो वेबर भी मात्रक हो गया, मैक्सवेल भी मात्रक हो गया, क्या नहीं है टेस्ला। टेस्ला किसका मात्रक होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, यानी फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, तो 19 का मार्क करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर, कंडक्टिविटी इज एनालॉगियस टू। ठीक, देखिए जैसे भी एमएफ और ईएमएफ का एनालॉगी दिया गया, ऐसे ही जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इसका जो एनालॉगी है मैग्नेटिक सर्किट में वो होता है
परमिएबिलिटी, ठीक है। कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर कंडक्टेंस पूछेगा तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, परमियंस हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। द इंडक्शन मोटर हैज लैगिंग पावर फैक्टर, यानी इंडक्शन मोटर आपका है उसमें लैगिंग पावर फैक्टर कब होगा, केवल स्टार्टिंग टाइम में, सेकंड दिया है केवल ऑपरेटिंग टाइम में, थर्ड दिया है स्टार्टिंग और ऑपरेटिंग दोनों समय, डी दिया गया नन ऑफ दी अबव। तो याद रखिएगा इंडक्शन मोटर वो चाहे आपका स्टार्टिंग में हो, ठीक, और वो चाहे आपका ऑपरेट कर रहा हो, चाहे चल रहा हो चाहे उसको जस्ट स्टार्ट ही किया गया हो, दोनों ही कंडीशन में पावर फैक्टर का नेचर कैसा होगा, लैग नेचर ही रहने वाला है। हाँ, चेंज क्या आएगा, स्टार्टिंग में पावर फैक्टर पुअर होगा, जैसे जैसे मशीन अपने फुल लोड तक पहुंच जाएगी पावर फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव होता जाएगा फुल लोड तक। अगर फुल लोड से ऊपर यानी ओवरलोडेड कर रहे हो तो पावर फैक्टर फिर से क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है द टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग यूज्ड फॉर हाई करंट रेटेड डीसी मशीन, यानी एक डीसी मशीन जिसमें आपको हाई करंट चाहिए होगी, आप कौन सी वाइंडिंग उसमें यूज करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लैप वाइंडिंग का यूज करते हैं कहाँ, हाई करंट लो वोल्टेज में, हाई करंट लो वोल्टेज में, जबकि वेव बाइंडिंग का यूज करते हैं इसी का जस्ट अपोजिट, दैट्स मीन हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए, ठीक। हाई करंट के लिए लैप बाइंडिंग, हाई वोल्टेज के लिए वेव बाइंडिंग। क्यों, क्योंकि लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ क्या है, ज्यादा होते हैं, पोलों के बराबर होते हैं, जितना पैरेलल पाथ बढ़ेगा उतना करंट का मान बढ़ जाएगा, ठीक। जबकि वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथ हमेशा कितने रहने वाले हैं, दो, चाहे जितना पोल हो उससे मतलब नहीं, पैरेलल पाथ कितने होंगे, हमेशा दो। तो इस केस में पैरेलल पाथ कम है तो वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा, इसलिए वेव बाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए और लैप बाइंडिंग हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए, ठीक। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है वेल्डिंग के लिए अगर आप डीसी जनरेटर यूज करना चाह रहे हो वहां पे कौन सी बाइंडिंग प्रेफर करोगे। तो वेल्डिंग में क्या चाहिए हमको, उष्मा चाहिए, I2RT चाहिए, करंट क्या चाहिए, ज्यादा, करंट ज्यादा किस में मिल रही है, लैप बाइंडिंग में मिल रही है, ठीक। तो लैप बाइंडिंग वहां पर भी प्रिफर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। मूविंग कॉयल यानी पीएमसी एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑब्जर्विंग इट्स, यानी आप एक पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है और दूसरा मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इन दोनों को कैसे पहचानोगे देखकर, ठीक। क्या देखोगे, साइज ऑफ टर्मिनल, उनके टर्मिनल को देखकर बताओगे कि एक पीएमसी है दूसरा आपका एमआई टाइप है, कि पॉइंटर को देखकर बताओगे, रेंज को देखकर बताओगे, कि स्केल को देखकर बताओगे, ठीक है। तो देखिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल है ये कैसे होती है, नॉन लीनियर, ये होती है नॉन लीनियर, जबकि मूविंग कॉयल टाइप, जो मूविंग कॉयल टाइप का इंस्ट्रूमेंट पीएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जो स्केल है ये कैसे होती है, ये हमेशा लीनियर होती है। अभी कल भी ये क्वेश्चन पेपर में डिस्कस हुआ था कि एमआई टाइप यानी जिसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क I² पर डिपेंड करेगा उसकी स्केल क्या होगी, नॉन लीनियर या फिर क्रैम्प्ड रहने वाली है, जबकि मूविंग कॉयल की स्केल क्या होगी, लीनियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप स्केल को देखकर बताओगे, एक की स्केल अगर लीनियर है यानी हर तरफ क्या है, समरूप है, बराबर भागों में बटी हुई है, तो वो कैसा होगा, मूविंग कॉयल हो जाएगा। अगर ये समरूप नहीं है तो क्या हो जाएगी, मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 यानी 23 का राइट ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी, स्केल को देखकर हम बताएंगे। 24 A 2 cm long coil has 10 turns and carries a current of 750 milliampere. The magnetizing force of the coil is, ठीक है।
मैग्नेटाइजेशन फोर्स यानी H की बात हो रही है। H बराबर फार्मूला याद रखिए NI/L। एक चीज और, मैग्नेटिक सर्किट से श्योर है एसएससी जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप के आ ही जाते हैं, तो इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक, H बराबर NI/L डेटा दिया गया है। अब देखिए मीटर सेंटीमीटर में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में दे रखा क्या है एम्पियर टन प्रति मीटर, दैट्स मीन हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए n नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो दिया गया है 10। करंट की वैल्यू दी गई है 750 मिली मतलब 10 की पावर -3। ठीक, अपॉन लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर में। तो हम लोग को मालूम है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। तो यहाँ पे 10 की घात -2 हो जाएगा। ठीक, इसको ले जाएंगे, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर 10 की पावर क्या होगा +2, यहाँ से शिफ्ट होके पहुँच गया ऊपर 10 की पावर +2 हो गया। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 3 1 4 जीरो ये हैं, 10 की घात 3 है, यानी 10 गुणे 750, सॉरी ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5 और गुणे कितना हो गया 10, तो कितना आ जाएगा 375 एम्पियर टन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट वन हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला बेस पे है, बस ऑप्शन मीटर में दिया गया है तो मीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर में दिया गया है तो उसी में रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन 2 कॉइल्स इज इंक्रीज्ड। ठीक है, यानी 2 कॉइल थी, उनके बीच में जो कपलिंग है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उनके बीच का क्या होगा। तो देखिए भाई, एक कॉइल ये थी, एक कॉइल ये है। अब पहले ये इतनी दूरी पर थी, ठीक, तो इसका कुछ फ्लक्स इससे लिंक कर रहा था। अब जब इसी कॉइल को उठाकर आप और पास में रख दिए हो, तो जो फ्लक्स पहले लिंक कर रहे थे अब उसका क्या होगा, अधिक भाग लिंक करेगा, जाकर अधिक भाग जाकर लिंक करेगा। और जो ये दोनों, इसके फ्लक्स इससे और इसके फ्लक्स इससे जो लिंक कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी M कहलाता है। इसका मतलब जैसे जैसे इनकी बीच की कपलिंग को आप बढ़ाते जाओगे, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर इज इंक्रीज किसमें है, बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग के 25 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के। हम लोगों ने कल भी देखा 25 क्वेश्चन आज भी देखा। काफ़ी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं विथ उससे जितने रिलेटेड चीज़ें हैं उसके साथ। ठीक, चलिए जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।